नमस्कार, मैं हर्षवर्धन त्रिपाठी। नमस्कार, मैं हूँ राजकिशोर। राज की बात हर्ष के साथ इस अंक में जाहिर है और क्या बात करेंगे, देश, दुनिया, हर जगह बात हो रही है बिहार की, बिहारियों के उस विज़डम की, बिहारियों ने जो कर दिखाया, जिसकी चर्चा, जिसकी कल्पना आप करते हुए लोग कह रहे हैं कि ये तो असंभव था, कुछ दिख नहीं रहा था क्या? अरे भाई ऐसे कैसे हो गया? जबकि दिख तो सब कुछ रहा था, बहुत साफ-साफ दिख रहा था। ठीक है, ये हो सकता है कि आपको नंबर इधर दिखें, नंबर थोड़ा-सा उधर दिखें, लेकिन दिशा कौन-सी है नंबरों की, ये तो बहुत अच्छे से पता था। हम और राजकिशोर लगातार बात कर रहे थे और मैं तो दिल्ली था, वहां नहीं गया था, सिर्फ लोगों से बात करके था। लेकिन राजकिशोर ने तो वहां से जो रिपोर्ट्स की वो सब रिपोर्ट बता रही थी कि किस दिशा में जा रहे हैं। हम लोग बड़ा स्पष्ट तौर पर कह रहे थे और कई बार हमने शब्द का इस्तेमाल किया कि महाराष्ट्र होगा, मध्य प्रदेश होगा, लेकिन एक वर्ग था जो मानने को तैयार नहीं था। मानने को तैयार नहीं था से ज्यादा यह है कि वो मानना चाहता नहीं है। उसका केंद्र में है तो एक परिवार की गुलामी, राज्यों में है तो एक परिवार की गुलामी, उसी में उनका बौद्धिक पूरा, कहते हैं ना कि लोग सोना गिरवी रखते हैं, चांदी गिरवी रखते हैं, कुछ और जमीन गिरवी रखते हैं, ये अपनी बुद्धि गिरवी रख दी। और ऐसे लोगों को जरूर आप पहचानिए। इसलिए आज हम जब ये बात शुरू कर रहे हैं तो उसके पहले मैंने कहा ये जो नोट है ना, लोग फुट नोट लगाते हैं, मैंने फ्रंट नोट ये लगा दिया। तो अब शुरुआत करते हैं, परिणाम तो आ गए, अब आगे क्या? दरअसल आगे जाऊँ उससे पहले एक बार पीछे ज़रूर हर्षवर्धन जाऊँगा। पहली बात तो ये है कि मुझे भी कई जगह लग रहा था कि राष्ट्रीय जनता दल खासतौर से कुछ सीटों पे बहुत मजबूती के साथ में चुनाव लड़ रहा है। हमारी आपकी लंबी इस पे चर्चा हुई थी। लेकिन बात बार-बार यही हो रही थी कि जो स्थिति एनडीए की है, यानी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की जो स्थिति है कि भारतीय जनता पार्टी वहां पर न्यूक्लियस में है और जेडीयू चाहे उसके साथ में एलजेपी हो या चाहे आरएलएम हो, बाकी सारे दल उन्हीं के नेतृत्व में या यूं कह लीजिए नेतृत्व नीतीश कुमार का था। लेकिन मैनेजमेंट क्या करना है वाकई जिसको सही मायनों में चाणक्य की धरती में जो चाणक्य का काम अमित शाह ने किया वहां पर, यह मानना पड़ेगा हर्षवर्धन। और इसलिए मानना पड़ेगा कि पहले हो रहा था कि भाई 101 छोटा भाई बड़ा भाई नीतीश नाराज, टिकट बांट दिए गए, ये कर दिया गया वो कर दिया गया। चलिए, राजनीति में ये सब होता है, इधर से भी उधर चीजें कही जा रही थी, उधर से भी बहुत सारी चीजें कही जा रही थी। लेकिन जिन तत्वों की आप बात कर रहे हैं, जो हमेशा जिनके बारे में एक शब्द मैं कहता हूं भीत क्रुद्ध हैं या पता नहीं अपनी बुद्धि गिरवी रख दिए हैं, क्या उसके बारे में कहा जाए। लेकिन अब क्या हो रहा है, चुनाव जीतने के बाद भी आप एक बात देख रहे हैं कि तमाम ऐसे लोग जो वहां पर ग्राउंड पे गए थे, मैं नाम किसी का नहीं लूंगा, लेकिन वो भी कह रहे हैं कि उनको ये दीवार पे लिखी हुई इबारत लग रही थी कि अब की बार फिर से नीतीश सरकार, वो भी कह रहे हैं। लेकिन उनको एक भी अब एक जो एक 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 मिनट, मुझे अब दो लाइन बोल लेने दीजिए। है मुझे मालूम था आपका फेवरेट देखिए सब्जेक्ट है। है क्या ना, उनका हाँ, संकट आप समझिए। हाँ, उनका जीवन सरकारों में बड़ी अच्छी स्थिति में बीता है। सारी जी, जिंदगी वो सरकारों की गोदी में अच्छे बच्चे की तरह, दुलरुआ बच्चे की तरह पत्रकारिता करते रहे। हम्म, वो बौद्धिक बेईमान, उनको लगता था कि वो जो करते हैं उससे नेता चल रहा है, तब भी हाँ, नेता उससे नहीं चलता था। उनको ही लगता है कि आज अगर कुछ कह देंगे, कल को कुछ होगा, तो उनको जिस नेता ने बरसों सत्ता में रहते गोदी में बिठाया, या जिस परिवार ने, वो थोड़ा लाड दुलार और बढ़ा देगा। इसलिए वो जो देखते थे वो भी नहीं बोलते थे। और मैं इस बात पर कई बार कहता हूं, ये देश के हर व्यक्ति तक ये आवाज पहुंचनी चाहिए कि आप पत्रकारिता करते, विश्लेषक होते, किसी एक पक्ष का आपके मन में विचार आ सकता है, लेकिन जो दिख रहा हो उसको एकदम से खारिज कर देना। हम्म, सड़क बन रही है, सड़क बनना विकास नहीं है। पुल बन हम्म, रहा है, पुल बनना विकास नहीं है। अच्छा, हवाई अड्डा तो बन गया, गरीब को क्या मिला? हम्म, ऐसे मूर्खतापूर्ण वाहियात प्रश्न उठाने वाले पत्रकार हो सकते हैं क्या, जिनको ये देश पत्रकार मानता रहा और बड़े बड़े पुरस्कारों से सम्मानित करता रहा? नेता भी ऐसे ऐसे कि सड़क अच्छी बन गई तो मोदी जी ने बनवा दिया, अडानी का टैंकर आएगा, पानी बिहार का ला देगा, गुजरात लेके चला जाएगा। हम्म, ऐसे घटिया लोगों के साथ वो पार्टियां करने वाले पत्रकार, ऐसे घटिया लोगों के घर पर जाकर वो दिवाली पार्टी करने वाले पत्रकार, ऐसे लोगों के साथ साल में कई बार मिलते हुए और ये बताना कि नहीं नहीं हम तो बड़े निष्पक्ष है, इन लोगों को भी बिहार ने आईना दिखाया है। और बिहारी विजडम कहते हैं ना कि बड़ा अलग सा होता है, तो बिहारी विजडम ने दिखा दिया। ये बड़ा जरूरी है ये लोगों के दिमाग में ये बात जाना। और मैं तो कहता हूं कि जरा खोज खोज कर पढ़िए उनको, जो कल तक बता रहे थे कि नहीं नहीं सड़क तो अच्छी है,
कानून व्यवस्था भी अच्छी है। लेकिन लेकिन राष्ट्रीय जनता दल जो सामाजिक न्याय लालू जी ने किया, अरे कौन सा सामाजिक न्याय भाई? भ्रष्टाचार, परिवारवाद, गंदगी, जंगल राज, अपराध, अपहरण, वसूली, लूट, इसको आप करें सामाजिक न्याय? और एक बात बहुत ठीक से बोल्ड करके हम लोगों को बात बार बार करनी चाहिए, ये जो जाति तोड़ी है ना, इसका मतलब ये नहीं कि यादव ने एकदम से नहीं दिया, नहीं दिया होता तो इतना वोट राजद से कहां मिलता। लेकिन बड़ी संख्या में यादव घर का जो एस्पिरेशनल बिहारी है यादव, छोड़ दिया उसने। कहा ये तमाशा कब तक चलेगा? और हमें तो जब हम देश के दूसरे हिस्सों से लौट कर आते हैं तो वैसी सड़क, वैसी सुविधा, वैसी कानून व्यवस्था सब मिलती है, और आप फिर से वहीं ले जाना चाह रहे हो। मुझे लगता है ये जो पत्रकार थे ना, ये सब बौद्धिक बेईमान, इनकी बेईमानी को भी उजागर करना बहुत जरूरी है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन सरकार में आए, कौन सरकार में जाए पत्रकार के तौर पर, लेकिन जब एक राज्य को बर्बाद करना हो तो बिल्कुल फर्क पड़ता है। और मैं अभी एक सोशल मीडिया पर देख रहा था, वह या तो वो डीएमके का समर्थक होगा या कांग्रेस का समर्थक होगा, उसने लिखा है कि बिहारियों आ जाओ लौट के, अब फिर से तमिलनाडु का है। वहीं एक दूसरे तमिलनाडु के व्यक्ति ने, तमिल व्यक्ति ने लिखा है, जिसकी प्रोफाइल फोटो पर अन्ना मलाई, और वो लिख रहा है कि आप लोग आइए, मैं तिरुपुर के एक गांव का रहने वाला हूं, यहां की टेक्सटाइल इंडस्ट्री आप चलाते हैं बिहार के लोग। ये फर्क है। और इसीलिए मुझे लगता है ये भी चिन्हित करना जरूरी है कि देश में अब अकेली राष्ट्रीय पार्टी बची है जिसका नाम है भारतीय जनता पार्टी, वरना सब एक दूसरे को लड़ाने, एक राज्य का नेता दूसरे की बुराई, दूसरे राज्य का नेता तीसरे की बुराई। रेवंत रेड्डी कहेंगे ये गड़बड़ है, चन्नी कहेंगे ये गड़बड़ है, राहुल गांधी वायनाड से जीतेंगे तो उत्तर दक्षिण का भेद बताने लगेंगे। इस सब को बिहारी विजडम ने ध्वस्त कर दिया। नहीं जानते हैं हर्षवर्धन, मुझे लगता है कि जो आप बात कह रहे हैं इस पे मैं सिर्फ एक बात कहूंगा कि मूर्खतापूर्ण बयान नहीं है सब, ये सब शातिराना बयान है, जिसमें मैं अगर साथिरा, इनको एक कहूं कि ये भ्रष्ट भी हैं और धृष्ट भी हैं। भ्रष्ट इस लिहाज से कि उन्होंने अपने पेशे के साथ न्याय नहीं किया, भ्रष्ट इस लिहाज से कि उन्होंने देश के साथ न्याय नहीं किया, धृष्ट इस लिहाज से क्योंकि जो कुछ भी इस देश में हो रहा, जो कुछ इस देश की मिट्टी ने दिया है, उसके प्रति उनके मन में कोई कृतज्ञता भाव होने के बजाय कैसे अपने हितों की स्वार्थ, अपने हितों की पूर्ति के लिए, अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए इसमें लगा जाए। खैर अब इस पर बहुत ज्यादा समय मैं इसलिए बर्बाद नहीं करूंगा, बिहारियों ने उनको आईना दिखा दिया है। दिखा और दिया। मैं फिर कह रहा हूं, ये जीत किसी एक राजनीतिक दल या एक धड़े की होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल हर्षवर्धन की बात सही है, कोई जीतता, सरकार में जो आएगा वो काम करेगा, लेकिन कैसा काम करेगा, किस तरीके का काम करेगा। अगर आपको ये नहीं दिखाई पड़ रहा है कि पटना की सड़कों से लेकर मोकामा तक या समस्तीपुर तक या उसके अलावा अगर आप चले जाएं पूरा गया तक, ये जो बदलाव आपको सड़कों पर चलते हुए नहीं दिखाई पड़ रहा है, और जो ये बात कहते हैं कि एयरपोर्ट बन जाने से, होटल बन जाने से, रोड बन जाने से किसको क्या मिलता है, आपको पहले ये समझना पड़ेगा कि ये आदमी ही बनाते हैं, वहां के लोग बनाते हैं। और जब पहिया चलता है ना गाड़ी का, तो गाड़ी का पहिया नहीं होता, वो विकास का पहिया होता है, वो उस देश को गति देता है। राष्ट्रीय राजमार्ग बनने के बाद से इस देश में क्या होना शुरू हुआ है, इसको आप समझ सकते, देख सकते। लेकिन अब जो हर्षवर्धन का जो मूल प्रश्न था कि ये बताएं कि इसके बाद क्या, तो भाई इसके बाद तो ये है कि अमित शाह के घर पे बैठक हो चुकी है, वो नई सरकार बनाने की तैयारी कर रहे हैं, और तो और जाने दीजिए वो तैयारी पश्चिम बंगाल की कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीधे सीधे संदेश दे दिया है, मतलब एक चुनाव के बाद दूसरे चुनाव, और अपने एक विजन के साथ में कि हमें ये क्यों करना है वो बताना उन्होंने शुरू कर दिया है। आप क्या कर रहे हैं कि वो जो ढोल फट चुका था एसआईआर का, वोट चोरी का, आपने अब उसको जो है, ट्रम्पेट तो फट गया, तो ट्रम्पेट फटने के बाद आप क्या कर रहे हैं, पिपीहिरी बजा रहे हैं। पिपीहिरी जानते हैं ना, गांव में बजती थी, तो पत्ती से हम लोग बना लेते थे, तो अब वो बजाना शुरू किया, वो धीरे धीरे इस तरीके से काम करना शुरू किया। मतलब ये है कि आप सीखेंगे नहीं, आप फिर एक और हार के लिए जमीन तैयार कर रहे हैं, जीत के लिए जमीन तैयार नहीं कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व कोशिश ये कर रहा है कि अब बिहार हुआ है, बिहार के बाद क्या पश्चिम बंगाल में इतिहास बदला जाए, पश्चिम बंगाल में क्या भारतीय जनता पार्टी जो आज की तारीख में दूसरा सबसे बड़ा दल, प्रमुख दल, एक ध्रुव के रूप में उभर चुका है, क्या वो वहां विपक्ष से दूसरा जो दल ममता है उनको जो है निर्ममता के साथ में विपक्ष में पहुंचा सके, इसकी रणनीति बना रहा। आप क्या कर रहे हैं, आपने शुरू कर दिया है ज्ञानेश कुमार पर हमला करना, आपने शुरू कर दिया है ये हमला करना कि एसआईआर नहीं होता। अरे 65 लाख अगर फर्जी वोट हटाए गए थे, जिसमें से 30 लाख तो मृत ही हो गए थे, तो उनमें से 65 लोग तो सड़क पर आकर आंदोलन कर देते भाई।
अगर ये वोट चोरी थी, लेकिन फिर भी जीती मक्खी आपको निकलना है। लेकिन अब जो मूल प्रश्न हर्षवर्धन कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री, भारतीय जनता पार्टी से कौन उप मुख्यमंत्री, और अब सरकार का स्वरूप कैसा होगा। तो सरकार के स्वरूप पे लेकिन मैं आऊंगा, लेकिन शुरुआत आप ही से करूंगा ये कहते हुए कि बन तो नीतीश कुमार रहे हैं मुख्यमंत्री। ये हमने आपसे पहले भी कहा था, अब भी कह रहे नहीं नहीं, देखिए बन नीतीश कुमार रहे हैं, और मैं यहीं पर वो सबसे गंभीर बात कहने जा रहा हूं। हैं। नीतीश कुमार भारतीय राजनीति के एक ऐसे योद्धा हैं जिनकी पराजय कभी नहीं हुई। जब वो हारे भी तो जनता उनके साथ खड़ी रही, और वो बहुत छोटे कालखंड के लिए हारे। फिर तो वो जिसके साथ जाते थे वो जीत जाता था। लेकिन अब अगर बिहार को जीतना है तो नीतीश कुमार को उस कुर्सी से हटना पड़ेगा। और ये मैं भी गंभीरता से कह रहा हूं, इसको हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को भी अभी ये बात पसंद ना आए, उनके समर्थकों को भी पसंद ना आए, और नीतीश कुमार को भी पसंद ना आए, उनके समर्थकों को भी ना आए। लेकिन मेरा काम एक पत्रकार के तौर पर, एक जागरूक नागरिक के तौर पर, किसी की पसंद या नापसंद को उसका ख्याल रखना कतई नहीं। बिहार जिस एस्पिरेशन के साथ नीतीश कुमार की अगुवाई में यहां पहुंचा है, इससे आगे जाने के लिए, नीतीश कुमार के काम को आगे बढ़ाने के लिए नीतीश कुमार को अब उस कुर्सी से हटना होगा। कई बार लोग कहते हैं कौन बनेगा कौन बनेगा। मैं बार बार कहता हूं कि कौन प्रश्न नहीं होता, कुर्सी पर बैठने के बाद कैसे काम किया वो कौन बनता है। वरना नरेंद्र मोदी होंगे विकल्प अटल बिहारी वाजपेयी का, कौन कल्पना कर सकता था भाई। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में आ जाएंगे तो कौन कल्पना कर सकता था। 2017 में तो ना नाम था ना चेहरा था, सितारा प्रचारकों की सूची में भी नहीं था। देवेंद्र फडणवीस कौन बन गए आज, लेकिन कौन बनने से पहले क्या कोई चर्चा होती थी क्या। मैं फिर कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी कैडर वाली पार्टी है, किसी को बिठा देगी वो, अगर नीतियों पर काम करेगा। और नरेंद्र मोदी जो एजेंडा लेकर चल रहे हैं, और नरेंद्र मोदी जब कहते हैं कि बिहार में निवेश लेकर आना है, बिहार को आगे बढ़ाना है, तो आगे तो बढ़ना पड़ेगा। और आगे सिर्फ इससे नहीं बढ़ा जा सकता कि वही चेहरा रहे, वही कुर्सी रहे, वही सब कुछ रहे। कोई भी नेता, आपको रिकॉर्ड बनाने के लिए बनाना है तो नीतीश कुमार 10वीं बार शपथ ले लें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या इस रिकॉर्ड बनाने से उनका जो इतिहास होगा वो ऐसे दर्ज होगा। 2020 के बाद मैंने कहा था नीतीश कुमार अगर निर्णय ले ले मुख्यमंत्री की कुर्सी से उतर जाए तो राजनीति में एक ऐसे व्यक्ति हो जाएंगे जो शायद ऐसा ऐसे कम नेता होते हैं, ऐसा अद्भुत नेता, समाजवादी भी हो, राष्ट्रवादी भी हो, हर तरह से वो चल रहा हो, बिहार को वहां से खींच के लाए। और मैं फिर कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व नरेंद्र मोदी और अमित शाह मजबूरी में भले नीतीश कुमार को बनाए, लेकिन दोनों लोग बैठकर ये सोच रहे होंगे कि इस कुर्सी के लिए किस व्यक्ति को दिल्ली से भेजना है। वहीं का व्यक्ति होगा, जाहिर है व्यक्ति तो बिहारी ही होगा, जो वो फैक्ट्री फॉर गुजरात और विक्ट्री, फैक्ट्री इन गुजरात और विक्ट्री इन बिहार जो ये कहते थे, उनको ये समझ बनेगा तो बिहारी। लेकिन वो कौन हो यार। और मैं फिर कह रहा हूं, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर अगर नीतीश जी ही बने रहे तो नीतीश जी के काम ही आगे नहीं बढ़ पाएंगे। नहीं देखिए, ये हर्षवर्धन, मैं इस बात से मतलब सहमत पहले भी था, अभी भी हूं, लेकिन ये एक सच्चाई है कि एक असफलता जरूर है। मतलब मैं मानता हूं कि इस तरीके सुशील मोदी के बाद भारतीय जनता पार्टी भी कोई पैन बिहारी नेता जिसके बारे में लोग सब जानते हो और एक भाव रखते हो, जबकि सुशील मोदी भी कोई बहुत वैसे कद्दावर नेता नहीं थे अगर ये कहा जाए कि, लेकिन फिर भी वो एक ऐसे नेता थे कि जो अजात शत्रु थे, जिनका जो दायित्व उनको मिलता था उस पर वो काम करते थे, और वो चुपचाप उन्होंने नीतीश कुमार के साथ में मिलकर सरकार चलाई। और वाकई बिहार को जो बिहार बनाने में नीतीश कुमार को जो श्रेय जाता है उसमें सुशील मोदी की भी भूमिका नहीं कम की जा सकती, क्योंकि जो तमाम नीतियां थी उनका क्रियान्वयन हो, खासतौर से जो वित्त मामलों वाले जो विषय थे वो सुशील मोदी ने बहुत अच्छे से हैंडल किए थे, आप भी जानते हैं। लेकिन उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के पास नेता कौन है, माफी के साथ, विजय सिन्हा, सम्राट चौधरी, कभी रेणु देवी जेडीयू से बना दी जाती, और यही स्थिति जेडीयू की भी है। ऐसा नहीं कि ये सिर्फ दिक्कत यहाँ पे, अब ले दे के बात आनी जब शुरू होती है, दरअसल विकल्पों पे बात करते करते लोग कहते हैं कि क्या चिराग पासवान बड़े युवा नेता हैं, एलजेपी से आ जाएंगे, सब आ जाएंगे, उनकी सीटें बहुत अच्छी आई है, स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा आया है। उसके बाद वो मान रहे हैं अपने आप को, उन्होंने बनाना शुरू कर दिया कि भाई पिछली बार सरकार हमारी वजह से खतरे में पड़ गई थी और हम देखिए आए तो सरकार बन गई। आंशिक रूप से सही हो सकता है, लेकिन जिस तरीके का प्रचंड बहुमत आया है, ये मानकर चलिए हर्षवर्धन, ये सिर्फ ना बूथ प्रबंधन से हो सकता है ना किसी एक से हो सकता है। मैं आपको बताऊं, चुनाव से पहले मैं वहां पर, आप जानते हैं, विद्यार्थी परिषद के भी संगठन मंत्री रहे हैं, और मतलब भारतीय जनता पार्टी के संगठन मंत्री अभी पूरा बिहार और झारखंड के क्षेत्रीय संगठन मंत्री हैं, नागेंद्र कुमार, आप जानते हैं आप उनको।
जी। उनसे ऐसी बात हो रही थी। उन्होंने एक बात कही, मतलब ये मतदान से पहले बोले, देखिए अभी स्थिति ये है राजकिशोर जी कि कुछ भी हो जाए, सरकार आएगी नीतीश कुमार की। हमने कहा चिराग पासवान भी साथ हैं, बोले नहीं, चिराग के साथ आने से मदद मिलेगी लेकिन चिराग को ज्यादा फायदा होगा। ये अगर आप मान रहे हैं कि उनके आने से नीतीश कुमार या किसी को मदद मिलेगी, तो हमने कहा ऐसा क्यों? तो मैं आपसे लगातार एक चर्चा कर रहा था, उन्होंने कहा कि देखिए मैंने 20 से 25 के बीच में बड़ा परिवर्तन देखा है नीतीश कुमार को लेकर, जो उनके प्रति बहुत निगेटिव होते थे, नकारात्मक होते थे, उन पर जब बहुत बिलो द बेल्ट हमले किए गए तो वो उनके प्रति ना सिर्फ सहानुभूति रखते हैं, कृतज्ञता भाव है उनके अंदर, एक ऐसा भाव है कि उनको लगता है कि इस आदमी ने बिहार को रहने लायक बनाया और इन्होंने बिहार के लिए बहुत कुछ किया है। तो दो, बल्कि मैं आपको बताऊं, 3-4 लोगों से बात हुई, और जो, ये ध्यान रखिएगा मैं सरनेम बता रहा हूं, एक सरनेम यादव था, एक सरनेम जो है खान था। उनका कहना था कि 2005 से 2010 में त्रिपाठी, मिश्रा, सिंह, कटियार, इनकी बात ही नहीं कर रहा हूं, वर्मा की बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं सरनेम इसलिए ले रहा हूं यहाँ पर क्योंकि बिहार में इसका बड़ा मायने माना जाता था। और उनका यह कहना था कि देखिए 2005 से 2010 के बीच में जो नीतीश कर गए ना, अपने जन्म में हम उसका कर्जा नहीं चुका पाएंगे। तो जिस जंगल राज, जिस भ्रष्टाचार, जिस भाई भतीजावाद, जिस तरीके की अराजकता की आप बात कर रहे थे, दरअसल उससे मुक्ति दिलाने के लिए जो एक भागीरथ प्रयास किया था अपने पहले कार्यकाल में नीतीश कुमार ने, और शायद उनकी बहुत राष्ट्रीय महत्वाकांक्षाएं ना होती तो वो और भी बेहतर तरीके से बिहार को ले जा सकते थे। बीच में जो ये दल बदल, पलटू राम, ये तमाम चीजें जो हुई हैं, लेकिन वो पलटू राम भी अंततः जब 3 सालों में मोदी और नीतीश ने मिलकर जो काम किया है, मैं फिर कह रहा हूं हर्षवर्धन, 3 वर्षों में बिहार में जो काम हुआ है, जो लोगों को दिखाई पड़ा है, जो जीवन में बदलाव आया है, कहीं पर भी किसी भी गांव में जाने में कोई आपकी गाड़ी कहीं उतर कर आपको नहीं जाना पड़ता है। वाईफाई का संकट बहुत लंबे समय तक कहीं पर नहीं होता। जहां से मैंने खबरें चाहा फाइल की, जहां से चाहा वहां से वीडियो बनाया, जहां से चाहा वहां से मैंने सेंड कर दिया। बिजली की भी समस्या कहीं पर मुझे दिखाई नहीं पड़ी। अरे ये बिहार हम 2005 से तो हम लगातार कवर करते चले जा रहे थे। तो ये जो आमूल चूल परिवर्तन है, ये वहां के लोगों ने महसूस किया है, जो जमीन पर वहां पर गए उन्होंने भी महसूस किया। लेकिन जिनको कहते हैं ना कि ठकुर सुहाती करनी है, जिनको एक आंख से देखना, वो भले ना देख पाए। और रही बात नीतीश कुमार की, निश्चित तौर पर नीतीश जी अब उस भूमिका में दिखाई नहीं पड़ते हैं। लेकिन हाँ, यह है कि शपथ लेकर मुझे ऐसा लगता है कि पश्चिम बंगाल चुनाव तक कोई भी समीकरण नहीं छेड़ा जाएगा, लेकिन उसके बाद नीतीश कुमार जी, ये मैं फिर कह रहा हूं, वो भीष्म पितामह हैं इस समय बिहार की राजनीति के, जिसमें फैसला उनको लेना होगा। वो शब्द अक्षरशः न लिया जाए, राजनीतिक तौर पर लिया जाए, क्योंकि आजकल तो आप जानते हैं सोशल मीडिया में क्लिप लेकर चला देते हैं। इच्छा मृत्यु का वरदान जिस तरीके से भीष्म पितामह को था, नीतीश कुमार को भी कम से कम एनडीए के गठबंधन में, मैं फिर कह रहा हूं, ये सिर्फ इच्छा मृत्यु का वरदान उनको एनडीए के गठबंधन में, कि जब वो चाहेंगे तभी उनको वो किया जाएगा। और एक बात आप कहते ही रहे कि नीतीश कुमार स्वयं शायद ये प्रस्ताव करेंगे, और मुझे लगता है कि ये बात वो भी समझ रहे हैं और वो करेंगे जरूर। परंतु अभी वो शपथ ले रहे हैं। पर मेरे लिए जो यक्ष प्रश्न ये है कि अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ऐसा कौन सा चेहरा होगा जो भविष्य में उम्मीदें जगाए? क्योंकि आपने कहा कि भाजपा जिसको बैठाल देती है वो बन जाता है, लेकिन आपने योगी आदित्यनाथ का नाम लिया, देवेंद्र फडणवीस का नाम लिया, आपने नरेंद्र मोदी का नाम लिया, पर माफ कीजिएगा, आपने मोहन यादव और भजन लाल शर्मा का नाम नहीं लिया। नहीं, ये ठीक बात है। अंत में तो साबित तो उसको करना है, और मैंने यही बात कही कि कुर्सी पर बैठने के बाद आपको साबित करना है, और वो साबित करना वो तय करेगा कि आप कितना आगे जाएंगे, कितना आगे नहीं जाएंगे। तो मुझे लगता है कि ये तो बड़ा स्पष्ट है, कोई भी नेता जो होगा, लेकिन प्रयोग तो आपको करना होगा। और मुझे लगता है कि जो काम नीतीश कुमार ने बिहार के लिए किया है, अब उनको उसका सम्मान मिलना चाहिए। पद्म भूषण, पद्म विभूषण जैसी उपाधि उसके हकदार हैं। वो इस देश के किसी भी जो बड़े सर्वोच्च पद हैं उस पर बैठने के हकदार हैं। एक बिल्कुल। राज्य के मुख्यमंत्री भर बन के रह जाएं और वो उनका राजनीतिक इतिहास हो, ऐसा मुझे तो कम से कम ठीक नहीं लगेगा। मैं बड़ी स्पष्टता से कह रहा हूं, और मैं फिर कह रहा हूं कि देखिए ये संकट रहेगा, ये हमेशा ये मुश्किल है। और एक जो बड़ा संकट है, जो नीतीश कुमार का विकल्प मुझे भी बड़ी मुश्किल से दिखता है, जैसे कई बार लगता है रविशंकर जी हैं, नित्यानंद राय हैं, ऐसे लोग क्या विकल्प हो सकते हैं क्या? लेकिन ये खतरा है कि कहीं फिर से लोग जातीय आधार पर संघर्ष न करने लगे। नीतीश कुमार के साथ एक अच्छी चीज ये है कि भले वो लौकुश फार्मूला, महादलित, ईबीसी ये सब करते रहे, लेकिन उनसे किसी भी समाज का, किसी भी जाति समूह का वैमनस्य नहीं है। तेजस्वी बिल्कुल। का सबसे बड़ा संकट क्या है कि यादव हम्म। और मुस्लिम के अलावा कोई उनको नेता मानने को तैयार नहीं। यादवों में भी जो एक बड़ा वर्ग है जिसको लगता है कि यार तुम हमको गुंडा बना देते हो, हम क्या लाठी लेके चलेंगे क्या, वो नाराज होता है। तो
ये वाला नीतीश कुमार खोजना पड़ेगा और राजनीति में खोजना तो पड़ता है, कहीं रुका नहीं रह सकता। देखिए कांग्रेस भी रुकी रह गई तो क्या हाल हुआ, भाजपा भी रुकी रह गई आडवाणी जी के चक्कर में तो क्या हाल हुआ। मतलब आडवाणी जी बहुत बड़े नेता हैं, बहुत बड़े नेता हैं, लेकिन रुकी किसी के लिए देश देश या समाज रुकता नहीं। नीतीश जी को बहुत, जिसको कहें कि फेयरवेल जैसा हुआ है, और अगर उसके बाद भी आप उसको न समझें तो फिर ये भी, मैं इसको आप समझिए, कई बार होता क्या है ना कि किसी जगह पर आपको बहुत मतलब एकदम, जैसे कहते हैं ना कि जनता कई बार, अब इसको भी लोग क्लिप काट के चलाना चाहे तो चला सकते हैं, लेकिन कोई बहुत बढ़िया से बढ़िया वक्ता हो, बहुत शानदार वक्ता हो, उसके आसपास का कोई वक्ता दूर दूर तक ना हो, लेकिन वो इतना लंबा बोलता रहे तो फिर पब्लिक क्या करती है, पूरा हॉल लगातार ताली बजाता है। इसको भी समझना चाहिए, ये लगातार ताली बजी है, तो आप इस नोट पर अपना भाषण समाप्त कर दें या उस स्थिति में आ जाएं कि जो ताली बजा रहे थे वो हॉल से निकल जाएं। ये दोनों आप समझिए, मैं फिर कह रहा हूं, इसको समझना तो नीतीश जी को ही पड़ेगा, तय नीतीश जी को करना है। और मैं जब ये कह रहा था तो एक मेरी ये इच्छा हो सकती है, मेरा ये कहना हो सकता है कि नीतीश जी न बने, लेकिन मैं बार बार कहता था कि तय नीतीश ही करेंगे और किसी की तय करने की स्थिति नहीं है। बिहार में अगर भारतीय जनता पार्टी उनकी इच्छा के बिना किसी को बना दे, ऐसा बिल्कुल संभव नहीं। नंबर से ये मतलब नहीं है, ये नीतीश कुमार नंबर नहीं, एक आइडेंटिटी बन चुके हैं, एक पहचान बन चुके हैं। ठीक है, नहीं मैं इस बात से सहमत हूँ कि नीतीश जी जो कर चुके हैं और नीतीश जी ने जो किया है, बिहार को जिस तरीके से एक गड्ढे से निकाल कर एक समतल उस पर लाना था, उसको लाने में वो कामयाब रहे। लेकिन अब निश्चित तौर पर कहते हैं ना कि लाख लिख दे फतेह, जर्रे पर शिकस्त का भी एक मुकाम होता है। तो यहाँ शिकस्त नहीं, यहाँ पर उनको छोड़ना है और ये उनको तय करना पड़ेगा कि वो किस नोट पर छोड़कर जाते हैं। और लेकिन इससे एक महत्वपूर्ण बात छूट गई हर्षवर्धन, मुझे लगता है कि नीतीश और ये सब तो चीजें भारतीय जनता पार्टी और नीतीश मिलकर कर लेंगे, ये साफ साफ दिखाई पड़ गया। तमाम लोग ये भी सोच रहे थे कि नीतीश और तेजस्वी फिर से मिलकर सरकार बना लेंगे, ये कर लेंगे वो कर लेंगे, लेकिन आंकड़ा ऐसा है कि मतलब नीतीश चले भी जाए तो भी भारतीय जनता पार्टी सरकार बना लेगी, स्थिति अभी ऐसी है। और नीतीश ये जानते हैं कि उनको जो सम्मान मिला है, जो वो काम करने की स्वतंत्रता मिली है और जिस तरीके से उनकी अथॉरिटी रही है, वो रही है एनडीए के साथ में, ना कि राजद के साथ में। वहां पर पावर सेंटर दूसरा बन जाता था। पर अगर हम दूसरे घराने की बात ना करें, एक चीज मुझे लगता है कि इसको किसी पार्टी से जोड़कर या तमाम चीजों से जोड़कर भले आप देखें, आपको लगे कि उस पर चर्चा हो रही, लेकिन इस पर बात करना इसलिए जरूरी है क्योंकि वो घराना है, वो लड़ाई व्यक्तिगत नहीं है। ये साफ साफ समझ में आ रहा है कि सत्ता की लड़ाई है और सत्ता की लड़ाई में किस तरीके से जो अपनों के नहीं हुए वो अपने बिहारियों के क्या होंगे या अपने पार्टी के क्या होंगे, ये देखने वाली बात है। रमीज और संजय यादव, इनकी बहुत चर्चा हो रही है और ये नाम राजकिशोर या हर्षवर्धन यहां बैठकर नहीं ले रहे हैं। ये सवाल उनकी उस पुत्री ने उठाया जिसने अपनी एक किडनी अपने पिता को बचाने के लिए दे दी थी। चर्चा यह भी कि सारी चीजें लालू के सामने हुई, वो किन कर्तव्य विमूढ़, अब उनको धृतराष्ट्र तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन वो वहां पर बैठे रहे, वो वहां पर कुछ कर नहीं पाए, उनकी अपनी शारीरिक अशक्तता है, उन्होंने अपना बेटन थमा दिया है। तेज प्रताप को पहले घर से बाहर निकाला जा चुका है। आपको क्या लगता है कि राजद जो है, ये ठीक है सामाजिक न्याय का पुरोधा बताए जाते हैं लालू प्रसाद यादव, लेकिन वास्तव में जो कर्पूरी ठाकुर की बनाई जिस विरासत को उन्होंने बुनाया अपने राजनीतिक कौशल से और तिकड़म से, लालू यादव ने अपने समय में जो किया सो किया, तमाम चीजें थी, उस पर अभी मैं नहीं जाता बुराइयों पर, लेकिन ठीक है उनका अपना एक राज था। लेकिन सच में कर्पूरी फार्मूला अगर किसी ने वहां पर लागू किया, सामाजिक न्याय के सिद्धांत को वहां पर अगर किसी ने प्रतिपादित किया, तो वो अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में नीतीश कुमार ने किया, जब अरुण जेटली वहां पर जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज होते थे। मतलब वो भाजपा के साथ जाकर ही नीतीश कर पाए, वरना ये जो सामंती प्रथा जिसकी बात की जा रही थी, जो भूमिहार ठाकुर और ब्राह्मण और वैश्य इनके बीच में जो सियासत फंसी हुई थी कांग्रेस के शासनकाल में, उससे निकालने का श्रेय अगर कर्पूरी ठाकुर के बाद थोड़ा सा लालू को आप देते हैं, तो लालू ने जिस तरीके का एक अराजकतावादी और वैमनस्य और जो घृणा वाला माहौल बनाया था, उस घृणा के माहौल को समाप्त करके वाकई बिहारी अस्मिता को आगे लाने का जो काम किया, नीतीश के साथ भाजपा का नाम लेना पड़ेगा। इसलिए लेना पड़ेगा कि नीतीश चेहरा भले थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शक्ति उनके पीछे थी, जिससे वो काम उनको करने दे रही थी। अब इस परिस्थिति में जब लालू पूरी तरीके से किनारे हो चुके हैं, तेजस्वी अपने परिवार में विश्वास खो चुके हैं, वहां पर एक संजय हैं जो हरियाणा से आए हुए हैं, एक रमीज हैं जो यूपी से आए हुए हैं, इन सब के बीच में आपको उस परिवार का, फिर बाकी जो आपका फेवरेट सब्जेक्ट है दिल्ली वाली फर्स्ट फैमिली, उस पर उसके बाद आपके पास आऊंगा मैं। देखिए,
आपने ठीक कहा। हम लोग तो कह नहीं सकते कि किस परिवार में क्या है, क्योंकि कहेंगे तो सामने लड़ जाएंगे लोग। यही रोहिणी आचार्य 15 दिन पहले एक चैनल पर मैं सुन रहा था, कह रही थी अरे सब लोग झूठ बोल रहा है, हमारा परिवार तो बड़ा अच्छा है, लड़ाने की कोशिश कर रहा है। आज चप्पल चल गई है, चप्पल मार दिया गया है। और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये रोहिणी आचार्य ही कह रही हैं। तो बहुत लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण इसको है जरा चीजें। यूं समझें कि अगर घर में बहन पर चप्पल चल जा रहा है तो बिहार की जनता पर कुछ भी चलने में कहां कसर रही है। जो लोग कहते हैं जंगल राज ना, तो कई लोग समझदारी निकाल के लाए कि वो बिहार में पटना हाई कोर्ट ने वो जल जमाव पर यह फैसला दिया था। तो मैं बड़ा स्पष्टता कर, जल जमाव पर दिया था फैसला, लेकिन क्या था? इसका मतलब है कि कोई सिस्टम नहीं काम कर रहा था, कोई एडमिनिस्ट्रेशन नहीं काम कर रहा था। सैकड़ों जाति नरसंहारों, जाने कितने अपहरण, जाने कितनी लूट, रोज आने वाली धमकी, रोज आने वाली वसूली, ये सब रोज का मसला था। लड़कियां निकल नहीं सकती थी। बड़े परिवारों की लड़कियों को तो तुरंत लड़के लड़कियों को दिल्ली बॉम्बे भेजा जाता था, और सामान्य लोग भी नहीं निकल सकते थे। उसी राज्य में वो भी उपजा ना, जो लाल आतंक था, अब तो देश से समाप्त हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूं ही नहीं कहा कि मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस, पैदा तो कांग्रेस ने किया था, लालू राज ने तो उसको पॉलिटिकली यूटिलाइज किया। अपराधी, आतंकवादी, और जिस हद तक वो करते थे अपराध, वो आतंकवादी जैसे ही थे। आप उसको, ठीक है, आतंकवाद आमतौर पर दूसरे संदर्भों में होता है, लेकिन वो अपराधी आतंकवादियों जैसे थे। और उससे निकालकर नीतीश कुमार लाए, और बिना बीजेपी की नीतीश कुमार ये नहीं कर सकते थे। ये ठीक आप कह रहे हैं, इसको भी बोर्ड में लिखा जाना चाहिए, क्योंकि चर्चा ये होती है बीजेपी बिना नीतीश के क्या कर लेती। अरे भाई, बिना बीजेपी के नीतीश किस लायक रहते? ये शब्द इसको आप समझिए, वरना किसी थर्ड फ्रंट, थर्ड फोर्स की तरह, थर्ड पार्टी की तरह पड़े रहते कहीं। इसको समझना नहीं बहुत ये, जरूरी। और क्योंकि नीतीश हर्षवर्धन कोशिश की थी उन्होंने, नहीं कोशिश एक, की थी उन्होंने, लेकिन निकल नहीं पाया ना। हाँ, आना पड़ा तभी हुआ भाई, इसी बस यही जोड़ रहा था मैं। नीतीश ने जिंदा किया था लालू को। अगर नीतीश हम्म नहीं गए होते लालू प्रसाद के साथ हम्म 2014 के बाद, तो लालू प्रसाद तो खत्म ही हो गए थे, तभी खत्म हो गए थे। हम्म और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप नीतीश, और इसीलिए मैं बार बार दोहरा रहा हूं, नीतीश कुमार की राजनीतिक पारी पूरी हो चुकी है। हम्म, उनके जिन कामों का सम्मान है, उसके बढ़ने का दूसरा तरीका हो सकता है। हम्म। मैं जानता हूं कि इस पर बहुत आलोचना आने वाली है, नहीं, लेकिन बस उससे क्या सत्य तो करना है, हम बोलना लोग पहले पड़ेगा। भी कई चीजों पर, ये तो लगातार चलता रहता है। हम्म और इसमें एक बात और समझिए, हम्म गांधी परिवार हो या लालू जी का परिवार हो, हम्म सब में वो संघर्ष चलता रहता है। किसी दिन किसी भाई बहन, कोई बहन बोल देती है कि चप्पल चल गया, कुछ बहनें नहीं बताती। ये समझिए इसको, ये कोई बता देता है, कोई नहीं आप बताता थोड़ा है। आप थोड़ा खेल कर रहे हैं हर्षवर्धन जी। नहीं नहीं, हम लोग क्या खेल करेंगे? हम लोग सामान्य पत्रकार हैं, हम लोग की क्या हैसियत है? हम लोग तो बस ऐसे बात कर सकते हैं। भाई, मीसा भारती को, अच्छा चलो दिल्ली जाओ, राज्यसभा जाओ, लोकसभा से लड़ लो, लोकसभा हार जाओ तो राज्यसभा जाओ, तेजस्वी जी कमान दे दी। होता क्यों है ये सब? जब वो नौबत आ जाती है, रोहिणी का ये चप्पल चल जाना, ये अब हो गया, अब ये किंवदंती बनेगी। जब भी कोई परिवारों में झगड़े की बात करेगा तो ये किंवदंती बनेगी, चप्पल चल गया। ठीक बात। कहीं चलता है, नहीं बताया जाता है, कहीं दूसरे लोग चलाते हैं। और जो आपने संजय यादव और रमीज का नाम लिया, रमीज तो अपराधी है। अगर ऐसा व्यक्ति उनका सोशल मीडिया 2 साल से देख रहा है, तो इसका मतलब है कि जंगल राज कोई लालू जी का फिनोमिना नहीं था, ये तो अभी का है, वर्तमान में है। सत्ता में आ जाते तेजस्वी तो वो देखने को मिलता, किस तरह की धमकियां, किस तरह की जातिवादी घृणा। और मैं फिर कह रहा हूं, किसी जाति को किसी जाति से लड़ाने वालों को जनता को खारिज करना पड़ेगा। आप अपनी जाति पर गर्व कीजिए, हो सके तो जाति आधार पर योग्यता को कभी भी कमतर मत कम मानिए, जाति को ऊपर मत रखिए, योग्यता को ऊपर रखिए। आपको लगता है तो अपनी जाति के योग्य व्यक्ति को आगे बढ़ाइए, बिल्कुल। अयोग्य की बजाय कोई भी जाति हो बढ़ाइए। अगर आप बहुत जातिवादी हैं तो इस तरह का जातिवाद करिए, योग्य व्यक्तियों को बढ़ाइए। लेकिन जातीय घृणा और जहर, ये करने वाले लोगों को तो समाज खारिज करेगा, वो खारिज कर रहा है। और मुझे लगता है कि अगर तेजस्वी यादव ने सबक नहीं सीखा तो उनके लिए बहुत दुर्दिन आने वाला है। अगर भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से राजनीति करती है, क्योंकि यहां भी तो ट्रांजिशन फेज चल रहा है ना, उसके बाद वाला मसला चल रहा है, वो अगर हो गया
तो फिर तो अगले 10-20 साल की राजनीति कहाँ दिखेगी? और आप बार-बार झूठ बोलेंगे, अफ़वाह फैलाएँगे, अपनी हर गलती के लिए परीक्षा कक्ष का वास्तुदोष बताएँगे, तो हम्म, फिर तो जनता नहीं मानेगी ना। तो हम्म, मुझे तो उस तरफ जाता हुआ दिख रहा है। और दूसरे परिवार की बात करें तो उनका क्या करना है भाई? बड़े लोग हैं, दुनिया के किसी हिस्से में किसी भी वक़्त रह सकते हैं। हमारे आपके लिए वो चर्चा का विषय कितना होंगे बताइए ना? हम्म, जो हम्म, चुनाव के पहले, चुनाव के बीच में, चुनाव के बाद में विदेश यात्रा करे, हम्म। तो फिर देश के बारे में क्या मतलब कौन-सी बात करें हम लोग उनके बारे में? अच्छा, एक बात है, उन्होंने पंजा बरकरार रखा है, वहां पे पंजा ही है, 5 ही है। नहीं, ये तो ठीक भी है, ये अच्छा है। मतलब कम से पहले कम तो लग रहा चुनाव था चिन्ह कहीं एक अभी है। अंगूठा या उंगली कम ना हो जाए, 2-3 ना हो जाए, लेकिन पंजा फिर भी बरकरार रख लिया, तो इतनी चुनाव चिन्ह सफलता है ना मिली। अभी उनके पास। चुनाव चिन्ह उनके पास में है, लेकिन पंजा चलिए। लेकिन अब आखिर में एक बात, ये जो सबसे हर्षवर्धन ने सबसे इंपॉर्टेंट बात कही, मैं वहां पर जाके एक चीज जो मुझे बिहार में समझ में आई कि ठीक है, जातीय जो एक गोलबंदी होती वो थी वहां पर, परंतु एक आतुरता, एक तरह की छटपटाहट कि हमारा बिहार जो है, ठीक है, तक्षशिला, नालंदा, जो तमाम जो पुरानी चाणक्य, चंद्रगुप्त, अशोक, इन सब की बात हम करते रहते, लेकिन आज की तारीख में क्या है, इसको लेकर जो एक सोच बदली है, और ये मैंडेट ये दिखाता है कि लोगों ने उसी लिहाज से सोचा है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर एक जो अब निकल कर आती है कि आने वाले समय में परफॉर्मेंस की जो पॉलिटिक्स है, उसको कोई अनदेखा नहीं कर पाएगा। और आज चलते चलते एक बात तो है हर्षवर्धन, मुझे लगता है कि जेपी नड्डा जी फिर एक बार लकी मस्कट साबित हुए, लेकिन एक ईमानदारी से देखा है तो धर्मेंद्र प्रधान ने अपनी उपयोगिता एक बार फिर से साबित की है, नहीं, जिस नहीं, राज्य कमाल में का वो काम प्रभारी के तौर पे जा रहे हैं। और यहाँ पर भी मैंने देखा जिस तरीके से धर्मेंद्र प्रधान और उसके अलावा केशव प्रसाद मौर्य वहां पर सह प्रभारी थे, सीआर पाटिल सह प्रभारी थे, विनोद तावड़े थे, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान जब गए वहां पर, जो जो चीजें मैंने एक खास बात देखी, वो फीडबैक बंदा जिस तरीके से लेता था, जो भी नेगेटिव चीज जाती थी उस पर तुरंत वो बंदा वहां पे इंप्लीमेंट कराना शुरू कर देता था, टीम को बुलाकर बैठाल के सोना जगना नहीं। मतलब मैं आपको बताऊं कि सवेरे मैं निकला हूँ, जिस होटल में थे वहां पर मैंने देखा मीटिंग करते थे, मतलब रात को 2-3-4 बजे तक, सवेरे 4 बजे तक वो लगातार उनकी मीटिंग्स ही चलती रहती थी, और वो लगातार इस तरीके से चीजें हो रही। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के पास, मतलब शायद दूसरी पीढ़ी के नेता, ये हम कह सकते हैं कि अब तैयार होते नजर आ रहे हैं। अब वो कितना काम आते हैं ये देखने वाली बात है। नहीं देखिए, इसमें तो कोई संदेह नहीं, भाजपा के पास इसके हम्म, बाद के सेकंड जनरेशन की बहुत लंबी लाइन है और भाजपा ये हम्म, तैयार करती रहती है, कैडर वाली पार्टी है। लेकिन हम्म, इस सब के बावजूद इतनी बढ़िया कैडर वाली पार्टी है, अपना अध्यक्ष न चुन पाना, ये कोई सुल्ताना। बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। हालाँकि अब चूँकि गृह मंत्री अमित शाह ने कई साक्षात्कारों में कहा कि बिहार चुनाव हो जाने दीजिए, उसके बाद हम्म, हो जाएगा, तो हम उम्मीद करते हैं कि हो जाए। और धर्मेंद्र प्रधान एक तो अच्छी बात है कि लो प्रोफाइल रहते हैं, बहुत इस हम्म, चक्कर में नहीं पड़ते हैं कि थोड़ा मीडिया में खूब दिखें, चमकते रहें और हम्म। रील-वील बनवाएँ। तो ईश्वर करे इससे वो मुक्त रहें और आगे और उनका भविष्य उज्ज्वल हो। चलिए, तो ठीक है, हमें लगता है अब इसी नोट पे बात यहाँ पर करते हैं। अब हमें लगता है कि धीरे धीरे चुनाव कोलकाता की तरफ शिफ्ट होगा, मतलब पश्चिम बंगाल की तरफ शिफ्ट होगा, लेकिन इस बीच जो अविश्वास की खाई और कितना जहर बोया जाएगा, इस जहर बुआई के बाद वो जहर अपने आप को ही चढ़ने लगा है विपक्षी दलों पर, क्या लेकिन इससे वो कोई सीख लेंगे? मुझे तो नहीं लगता है, बाकी आगे देखते हैं। मतलब जनता चलते तय हैं। करेगी, नहीं सीखेंगे तो धड़ाम से गिरेंगे। बहुत-बहुत ठीक, धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार।